हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः इस न्यू वीडियो में जो कि साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान या सीडीपी से संबंधित है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि एमसीक्यू सीरीज 8 है। इससे पहले 7 सीरीज तक की वीडियोज बनाई जा चुकी हैं, तो उन्हें भी आप ज़रूर देखिए। आपके विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं। आपका एमपी टेट का एग्ज़ाम आएगा, आपका यूपी टेट, आपका सी टेट एंड किसी भी तरीके का जहाँ पर सीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो इसलिए कंटिन्यू आप देखें। इसके अलावा डिसेबिलिटी से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोज बने हुए हैं, आप उन्हें भी देखिए। आपकी जानकारी के हिसाब से, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज की सीरीज का हमारा पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा के वातावरण के लिए बच्चों में सोच और सीखने के अनुकूल होने के लिए उपयुक्त है। अब इसमें हम देखते हैं कि कक्षा के वातावरण के लिए बच्चों में जो उनकी थिंकिंग है, उनका लर्निंग है, उनको अनुकूल होने के लिए कैसे उपयुक्त है। तो देखते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला है पैसिव लिसनिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, यानी कि लंबे समय तक निष्क्रिय रहना। ऑप्शन बी है गृह कार्य अक्सर दिए जाते हैं। या फिर ऑप्शन सी शिक्षार्थियों द्वारा व्यक्तिगत कार्य किए जाते हैं। या फिर ऑप्शन डी छात्रों को क्या सीखना है और कैसे सीखना है इसके बारे में कुछ निर्णय लेने की अनुमति देना। तो इनमें से जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को हम बेहतर बना सकें, केवल ऐसा नहीं कि रट्टू तोता बना दे, हम चाहते हैं कि वो एक बेहतर थिंकिंग कर सकते, बेहतर सोच के साथ उनका जन्म हो सके। जन्म केवल पैदा होना ही नहीं होता है। जब हम किसी अच्छी सिचुएशन को प्राप्त करना, किसी अच्छी स्थिति को प्राप्त करना या कुछ सीख लेना, वो अपने आप में एक नया जन्म के समान होता है, क्योंकि हमारे अंदर व्यवहार का परिवर्तन होता है। तो एक अच्छी सोच विकसित करने और उनके सीखने अनुकूल होने के लिए हमें उनको मौका देना चाहिए कि आप खुद सोचिए आप क्या कर सकते हैं। केवल हमेशा सुलेख की तरह लिखाते ही रहना नहीं चाहिए। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति किस पर आधारित होती है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए विकास और विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ऑप्शन बी शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ऑप्शन सी शारीरिक शैक्षिक कार्यक्रमों का सिद्धांत। ऑप्शन डी शिक्षण के तरीकों का सिद्धांत। हमारे पास 4 ऑप्शंस में से जो सही जवाब है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कहता है कि विकास और विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। क्योंकि जब हम खेल पद्धति की बात करते हैं तो ये मनोवैज्ञानिक तरीका पूरा होता है कि हम किस तरीके से विकास होगा। खेल पद्धति का जब हम उपयोग करते हैं, क्योंकि ये खास करके छोटे बच्चों के लिए उपयोग में लाई जाती है, बड़े बच्चों के लिए अक्सर इसका उपयोग नहीं अधिकतर देखा गया है। तो उनका विकास खेल पद्धति के द्वारा बेहतर हो सके, क्योंकि उनका जो दायरा होता है, जो उनका थिंकिंग करने का तरीका होता है, जो उनकी स्टेबिलिटी होती है, जो कंसंट्रेशन होता है, वो खेल विधि से बेहतर होता है। प्रत्यक्ष तरीका उनके लिए बेहतर माना जाता है, तो इसलिए वो विकास और विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होता है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। जैसे कि हनी, हनी क्या है? एक लड़की हो सकती है। हनी एक युवा महिला शिक्षिका, हनी एक युवा महिला शिक्षिका व्यक्तिगत सीखने में विश्वास रखती है, क्योंकि वह सोचती है कि ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को स्वयं सीखना चाहिए। ऑप्शन बी छात्रों को अपने सीखने का आनंद लेना चाहिए। ऑप्शन सी प्रत्येक व्यक्ति को सीखने के लिए उजागर किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी प्रत्येक शिक्षार्थी अद्वितीय हैं और उसे अपनी क्षमता के अनुसार विकसित होने का मौका दिया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, अवसर देना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जानते होंगे कि अवसर
प्रतिभा को निखारने का आधार है। जहां अवसर नहीं वहां डेवलपमेंट नहीं, जहां अवसर नहीं वहां प्रतिभाएं जन्म कभी नहीं ले सकती। इसीलिए हमेशा प्रत्येक विद्यार्थी अद्वितीय होता है, उनको मौका देना चाहिए, उनको अवसर देना चाहिए, वो उनकी क्षमता का विकास हो जाएगा। तो वायसनेस को दूर रखना चाहिए इन सब चीजों से। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्किप मत करिए क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन फिर समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से कौन अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक संबंधित कारक है? ध्यान रहे, अधिगम को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं, लेकिन शिक्षक संबंधित कौन सा कारक है ये ध्यान में रखना है, ये मेन पॉइंट है। इसमें से 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए विषय वस्तु पर महारत, ऑप्शन बी उचित बैठने की व्यवस्था, ऑप्शन सी शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कि अगर शिक्षक संबंधित कारक है तो अगर वो मास्टरी है, महारत हासिल किए है विषय वस्तु पर, तो वो चीजें अधिगम को प्रभावित करती हैं। अगर बेहतर स्किल्ड है, मास्टरी है उसमें, तो बेहतर डेवलपमेंट कर पाएगा विद्यार्थियों का। अगर शिक्षक खुद में स्किल्ड नहीं होगा, डेवलप नहीं होगा, अपडेट नहीं होगा, क्रिएटिव नहीं होगा, तो विद्यार्थियों को कभी भी क्रिएटिव नहीं बना सकता है, क्योंकि उसके लिए खुद का विकास होना जरूरी है। वो कहावत है कि स्वयं सजे वसुंधरा संवार दें। तो वो तब तक हम वसुंधरा अपनी धरती को नहीं बेहतर बना सकते हैं, अपने ना हम अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं जब तक हम खुद नहीं बनेंगे। तो इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, चाहे क्योंकि यहां पर शिक्षक संबंधित कारक की बात थी, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रोली अध्ययन और समाज शब्दों का उच्चारण स्पष्ट करने में असमर्थ है, उसके शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 है, रोली एक लड़की है जो कि अध्ययन और समाज शब्दों का उच्चारण जो है सही से नहीं कर पाती, असमर्थ है, तो शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? ऑप्शन ए रोली को अलग करके और शब्दों को दोहराने के लिए कहकर। जहां अलग कर देते हैं, देखिए प्रेजेंट सिनेरियो इज इंक्लूसिव सिनेरियो। अब इंक्लूजन की सिनेरियो में आप अलग कर देंगे तो इसका मतलब फिर आप सही से उसे सिखा नहीं रहे हैं। सिखाने की बात हो सकता है कि बहुत क्रिटिकल और बहुत सीवियर कंडीशन हो तो एक नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ ना सीख सके, तब की बात अलग है। लेकिन अगर बिल्कुल भी थोड़ा थोड़ा कर भी रहा है तो उसके साथ सबके साथ बैठाने से वो ज़्यादा सुनेगा, शब्द सुनेगा तो जल्दी सीखेगा। तो ये पहला ऑप्शन है। ऑप्शन बी पूरी कक्षा को शब्दों को दोहराने के लिए कहना और रोली की सराहना करना जब वह उन्हें सही ढंग से दोहराती है। ऑप्शन सी आप इसे अनदेखा कर देंगे। ऑप्शन डी आप कक्षा को उसे समझने का करेंगे, यानी कि उस क्लास को वो समझे उसे कहेंगे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है कि पूरी कक्षा को शब्दों को दोहराएंगे। तो अगर रोली भी अरे अपना उच्चारण करती है वर्ड का तो उसको शाबाशी दे, उसे क्या है, एक पुनर्बलन मिलता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र का दृढ़ विश्वास है कि क्या है? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए शिक्षक को हमेशा कक्षा निर्देश का नेतृत्व करना चाहिए। ऑप्शन बी शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन सी बच्चे स्कूल के बाहर जो सीखते हैं वह अप्रासंगिक है। ऑप्शन डी शिक्षार्थियों के अनुभव और धारणाएं महत्वपूर्ण हैं। इन चारों में से जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, शिक्षार्थियों के अनुभव और धारणाएं महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहा जाता है कि विकास एक कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन इसे परिभाषित करता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बातचीत का सिद्धांत, ऑप्शन बी निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन सी अंतर संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन डी एकीकरण का सिद्धांत। इनमें से सही हमारा जवाब क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, निरंतरता, यानी कि कंटिन्यूटी जो बनी रहती है, हमेशा सीखते हैं तो वो कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8वां प्रश्न जो आपके सामने है कि शिक्षा शास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए शिक्षा शास्त्र एक कला के साथ साथ विज्ञान भी है। ऑप्शन बी
शिक्षा शास्त्र एक प्रणाली है जो स्कूल प्रबंधन प्रणाली, पाठ्यक्रम विकास की प्रणाली और निर्देशात्मक प्रक्रिया की प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन सी, ये कक्षा में प्रस्तुति और प्रदर्शन के संदर्भ में शिक्षण कार्यों की व्याख्या करता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ये सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, डॉट डॉट इज कंसिडर्ड ए साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग, यानी कि प्रेरित शिक्षण का प्रतीक किसे माना जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, छात्रों द्वारा पूछताछ। ऑप्शन बी, कक्षा में पिन ड्रॉप साइलेंस। ऑप्शन सी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। ऑप्शन डी, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। इन चारों में से जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, छात्रों द्वारा पूछताछ। क्योंकि एक बेहतर मोटिवेटेड टीचिंग रहती है, सभी सीखते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं सभी, तो जहां पर क्वेश्चनिंग होती रहती है वो बेहतर ग्रुप माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10वां सवाल जो आपके सामने है कि स्कूलों को गरीबी से जूझ रहे बच्चों से निपटना चाहिए, कैसे निपटेंगे देखते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, बेहतर ध्यान देने के लिए उन्हें अलग करके पाठचर्या गतिविधियों को अधिक महत्व देना। ऑप्शन बी, उनसे व्यवहार के उच्च मानकों को रखने की अपेक्षा करें। ऑप्शन सी, नियमित रूप से स्कूलों में उपस्थित नहीं होने के बहाने के लिए शून्य सहनशीलता रखें। ऑप्शन डी, छात्रों को उनके आत्मसम्मान को मजबूत करने के लिए कौशल विकसित करने के लिए उचित प्रशिक्षण प्रदान करें। इन चारों में से जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर आप उनको आत्मसम्मान को मजबूत करते हैं, उनके कौशल विकसित करने के लिए उचित प्रशिक्षण देते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो स्कूलों में जो गरीबी से जूझ रहे बच्चे हैं, गरीबी एजुकेशन के क्षेत्र में देखिए, जो बहुत जिनको हम लो स्टैंडर्ड कहते हैं, और लो स्टैंडर्ड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि शिक्षक उन पर ध्यान नहीं देते। तो ये भी हमारा एक मुद्दा है। फिलहाल हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11वां प्रश्न जो आपके सामने है कि स्कूल आधारित मूल्यांकन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, शिक्षक बाहरी परीक्षकों की तुलना में अपने शिक्षार्थी की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। ऑप्शन बी, छात्रों को हर कीमत पर उच्च ग्रेड मिलना चाहिए। ऑप्शन सी, परीक्षा के बाहरी निकायों की तुलना में स्कूल अधिक कुशल हैं। ऑप्शन डी, आकलन बहुत किफायती होना चाहिए। इन चारों में से जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, शिक्षक बाहरी परीक्षकों की तुलना में अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, स्कूल आधारित मूल्यांकन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके सामने के शब्द विकलांग बच्चे संदर्भित करते हैं, क्या करते हैं देखते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, संवेदी शारीरिक अक्षमता वाले सभी बच्चे। ऑप्शन बी, भावात्मक कठिनाइयों और बौद्धिक अक्षमता वाले सभी बच्चे। ऑप्शन सी, बोथ, ए और बी, यानी कि दोनों। या फिर ऑप्शन डी, या तो ए या तो बी। इन चारों में से जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दोनों सही हैं, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 13, 13वां प्रश्न जो आपके सामने है कि समस्या समाधान की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण हैं सिवाय इसके कि। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, एक समस्या की पहचान। ऑप्शन बी, समस्या को छोटे भागों में तोड़ना। ऑप्शन सी, संभावित रणनीतियों की खोज। ऑप्शन डी, परिणामों की उम्मीद। इन चारों में से जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, समस्या को छोटे भागों में तोड़ना। क्वेश्चन नंबर 14, 14वां प्रश्न जो आपके सामने है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, देखते हैं क्या शामिल है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, प्रतिबंधित वातावरण में सीखना। ऑप्शन बी, गतिविधियां जिनमें नाटक शामिल नहीं है। ऑप्शन सी, बच्चों के लिए व्यवहारिक गतिविधियां। या फिर ऑप्शन डी, एक कोने में बैठे जो बच्चे होते हैं वो। इनमें से जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बच्चों के लिए व्यावहारिक गतिविधियां जब होती हैं, उनके हिसाब से जब होती हैं, दैट इज कॉल्ड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इसमें जो विद्यार्थियों के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होनी चाहिए, शिक्षक की पहुंच विद्यार्थियों तक होनी चाहिए, दैट्स बेटर। क्वेश्चन नंबर 15, 15वां प्रश्न जो आपके सामने है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अधिसूचना के बाद संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रभावित हुआ है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, आर्टिकल 51 यानी कि अनुच्छेद 51। ऑप्शन बी, आर्टिकल 46 यानी कि अनुच्छेद 46। ऑप्शन सी, आर्टिकल 22 यानी कि अनुच्छेद 22।
या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 20 यानी कि अनुच्छेद 20। इन चारों में से हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 46 यानी कि अनुच्छेद 46। क्वेश्चन नंबर 16, 16वां प्रश्न जो आपके सामने है, व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। व्यक्तिगत मतभेदों मतलब यहाँ पर जो व्यक्तिगत जो भेद होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता होते हैं, जिसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उसकी बात चल रही है। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, व्यक्तियों की क्षमताओं, रुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करें। ऑप्शन बी, व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम को समायोजित करने का प्रयास करें। या फिर ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी दोनों। या फिर ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दोनों। क्वेश्चन नंबर 17, 17वां प्रश्न जो आपके सामने है कि स्कूली शिक्षा में सतत व्यापक मूल्यांकन जो CCE होता है, कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, किसके द्वारा शुरू किया गया। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं और ये सवाल आपका DT+B में भी पूछा जा चुका है और हमेशा पूछा जाता है CTET में, UP TET में, कई जगह। तो पहला है CBSE, ऑप्शन बी UGC, ऑप्शन सी SCERT, ऑप्शन डी IGNOU इग्नू। तो जो CBSE है वो शुरू किया था इसने 2009-10 से स्टार्ट हुआ था ये। जो RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो 2009 में आया था, उसी के बाद से ये शुरू हो गया था। और आप जानते हैं कि जो UGC है वो यूनिवर्सिटी लेवल पर वर्क करती है, यूनाइटेड जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। SCERT जो होता है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो स्टेट लेवल की होती है। जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, जो दिल्ली वाला है, ये उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर फिलहाल हमारा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18वां प्रश्न जो आपके सामने है कि व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, ये कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ऑप्शन बी, अंतर्दृष्टि यानी कि इंसाइट वाला। ऑप्शन सी, प्रयास और त्रुटि यानी कि ट्रायल एंड एरर। ऑप्शन डी, शास्त्रीय कंडीशन यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो इनमें से चारों में से हमारा सही जवाब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, प्रयास और त्रुटि यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी। क्योंकि जो जितना त्रुटि करेगा फिर सीखेगा, प्रयास करेगा सीखेगा, तो वो इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके सामने है कि 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गलत जोड़ा है। गलत मतलब जोड़े बने रहते हैं, उनमें से एक गलत है। ऑप्शन ए, इंटेलिजेंस टेस्ट, जो बिनेट, जो बुद्धि परीक्षण था बिने ने। ऑप्शन बी, सॉरी, जो पहला था इंटेलिजेंस टेस्ट था। ऑप्शन बी है इंटरेस्ट टेस्ट, जो स्ट्रॉन्ग महोदय थे, जिसको के स्ट्रॉन्ग कहते हैं, जो रुचि परीक्षण है। ऑप्शन सी, पर्सनालिटी टेस्ट, लिकर्ट। फिर ऑप्शन डी, क्रिएटिविटी टेस्ट, टॉरेंस। तो इन चारों में से जो हमारा सही जवाब है कि गलत जोड़ा है वो है ऑप्शन सी, पर्सनालिटी टेस्ट। लिकर्ट नहीं है। और जो लिकर्ट क्या है, एक अपना स्केल बना के रखता है। जो व्यक्तित्व परीक्षण की बात आती है तो वो है हमारा पर्सनालिटी टेस्ट, जो रोसार्क है। क्वेश्चन नंबर 20, एक छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन के माध्यम से सर्वोत्तम संभव तरीके से किया जा सकता है। एक छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन, अगर आप छात्र प्रदर्शन करता है, परफॉर्मेंस करता है, तो आखिर उसका मूल्यांकन सर्वोत्तम संभव तरीके से कैसे किया जा सकता है। देखिए हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, साप्ताहिक परीक्षण। ऑप्शन बी, वार्षिक परीक्षण। ऑप्शन सी, वर्ष भर चल रहे समग्र मूल्यांकन। या फिर ऑप्शन डी, मासिक परीक्षण। तो इन चारों में से हमारा जो सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वर्ष भर चल रहे समग्र मूल्यांकन, यानी कि जो एन ऑन गोइंग ओवरऑल असेसमेंट करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि केवल महीने भर का, केवल वार्षिक, केवल एनुअल टेस्ट ले लो, एक बार ले लो, केवल सप्ताह में ले लो, नहीं। वो एकदम जैसे कि ओवरऑल ऑन गोइंग जो चल रहा होता है सिस्टम, कंटिन्यूइंग चलता है, उस तरीके से होता है। उससे क्या होता है कि डेवलपमेंट होता है, विद्यार्थी अपनी कमियों को जान पाता है, अच्छाइयों को जान पाता है, और शिक्षक भी अपने को जान पाता है। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है, जिसको माइकल स्क्रीबेन 1967 में जिन्होंने बताया था, फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। तो उससे रिलेटेड भी कह सकते हैं इसको। ये आज के हमारे 20 क्वेश्चंस, आई होप आपको पसंद आए होंगे। बने रही वीडियो में, बहुत सारे डिसेबिलिटी रिलेटेड अन्य भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल में जा सकते हैं, क्योंकि आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई समस्या है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट में भी कर सकते हैं, और बाकी ईमेल आईडी दी रहती है, उसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको रहता है, तो आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं, आपको मटेरियल मिलेगा। साथ ही यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए,
शेयर भी करिए ताकि अन्य लोगों को भी पता चल सके, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें अभी हाल ही में आपका वीडियो मिला है, तो ऐसा लगता है कि फिर उन तक पहुंच नहीं पाता वीडियो। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।